हेलो एवरीवन, सोशल सफेयर बाय वनीता पे आप सबका बहुत 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 स्वागत है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही और वीडियोस आपके लिए आती रहें। आज का टॉपिक है नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं बाल्कन स्टेट्स की कि किस तरह से बाल्कन स्टेट्स में नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो स्टार्ट हुई। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर जो है नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। नेशनलिज्म और इम्पीरियलिज्म, इन दोनों का क्या मतलब है और दोनों में क्या फ़र्क है, वो जैसे जैसे हम चैप्टर प्रोसीड करेंगे मैं आपको धीरे धीरे समझाती रहूँगी ताकि आइडिया बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए। जो लास्ट क्वार्टर था 19th सेंचुरी में, जब लास्ट में आए हम लोग, तो नेशनलिज्म की फीलिंग वैसी नहीं रही कि जैसे कि नेपोलियन जब गया था तो 1815 के स्टार्टिंग में चल रहा था, वैसी वाली फीलिंग अब नहीं रही। अब एक डेमोक्रेटिक्स जो हमारा सेंटिमेंट्स था कि हमने लिबरल मतलब कि आज़ाद डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स जो थे उस टाइम लोगों में, जो फर्स्ट हाफ में हमें ज़्यादा प्रोमिनेंट लगे, लोगों के अंदर ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुए, अब वो वैसे नहीं रहे हैं। और ऐसा क्यों है, क्या रीज़न है, उसके बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके पीछे जो है ना, दैट इज़ अ नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस, मतलब नेशनलिज्म थोड़ा ज़्यादा ही हो गया इन स्टेट्स में, या नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा हो गया इन यूरोपियन पार्ट्स, मेजर पार्ट जैसे कि इंग्लैंड हो गया, एंड देन आप बात करो तो जर्मनी हो गया। ऐसी कंट्रीज़ जो थी इनमें नेशनलिज्म ज़्यादा हो गया। जब ज़्यादा हो गया नेशनलिज्म तो फिर हमें क्या लगता है, मेरा देश महान और बाकी सब एमी, तो वो जो एमी वाली फीलिंग आ गई थी ना, ठीक है, दैट इज़ इम्पीरियलिज्म, कि आप अपने देश को बेस्ट मानते हो। इम्पीरियलिज्म इज़ आप अपनी कंट्री को क्या मान रहे हो, बेस्ट, और दूसरे की कंट्री जो है आपके आगे कुछ भी नहीं है, बेकार है। तो आपके अंदर जो है अपनी कंट्री को बेस्ट मानने के बाद क्या शुरू हो गया, दैट इज़ डोमिनेट करने की फीलिंग शुरू हो गई है कि इस कंट्री में तो इतने दमखम नहीं है कि अपने आप को चला ले, इसको तो मेरी कंट्री चला सकती है, या मेरी कंट्री सुपीरियर है, इसकी कम है। कब होता है ये, जब नेशनलिज्म का बहुत ज़्यादा ओवरडोज हो जाए। नेशनलिज्म क्या है, हमारी देशभक्ति, लव फॉर द कंट्री, ओके। और इम्पीरियलिज्म क्या है, जब वही नेगेटिव में क्रिएट हो जाए, जब वही नेगेटिव बन जाती है, तो उस एस्पेक्ट को हम क्या कह रहे हैं, इम्पीरियलिज्म। वॉर दूसरी कंट्री के अगेंस्ट, ठीक है, ताकि उसको ये बता देना कि भाई तेरी कंट्री मेरी कंट्री के आगे बहुत छोटी है, तो इसलिए चल हट जा, तेरे को सिर्फ हम ही कंट्रोल कर सकते हैं और कोई नहीं। टेंशन का बहुत बड़ा जोन जो था वो कौन बन गया था, बाल्कन स्टेट्स। अब बाल्कन स्टेट्स जो है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या शुरू हो गई थी कि इन एरियाज में आपस में ही ये लोग लड़ना शुरू हो गए थे पहले नंबर पे। तो अब बाल्कन जो यूरोप आफ्टर 1871 की बात कर रहे हैं, और हम किस एरिया की बात करने वाले हैं, बाल्कन। बाल्कन रीजन का जब हम जोग्राफिकल एरिया देखते हैं तो उसमें आप देखिए कि किस तरह से एक तरफ सी है, दूसरी तरफ सी है, तीसरी तरफ सी है, और बीच में ये बाल्कन के स्टेट्स हैं, और एक साइड इसकी लैंड के साथ अटैच्ड है। तो इस तरह से बाल्कन एरिया वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड। अब इसके ऊपर ट्रेड कर सके, इसलिए बहुत टाइम पहले जब राजा महाराजा रूल करते थे तो उस टाइम किसने इनके ऊपर कंट्रोल कर लिया था, ऑटोमन एम्पायर ने। तो ऑटोमन एम्पायर ने जब स्टार्टिंग में इसके ऊपर कंट्रोल एस्टैब्लिश किया ताकि ट्रेड के ऊपर पूरी तरह से उसका कंट्रोल रह जाए, क्योंकि यूरोप में भी ट्रेड के लिए यहीं से रास्ता जाता था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ऑटोमन एम्पायर वीक होने लग गया तो बाल्कन्स को मौका मिल गया कि वो अपनी जो है फ्रीडम के लिए फाइट कर सकें। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न था, जो ऑटोमन्स थे वो क्या थे, वो इस्लामिक थे। और जबकि बाल्कन स्टेट्स जो कि आपके यहाँ पे भी दी हुई हैं बुक में, रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, ये यहाँ की एरियाज थी, बाल्कन स्टेट्स थी। यहाँ पे क्या थे, इनके इनहैबिटेंट्स को मोस्टली क्या कहा जाता था, स्लाव्स। अब जो स्लाव्स थे वो क्या थे, वो मानते थे चर्च को, रोमन एम्पायर के साथ वो इन्फ्लुएंस्ड थे, ठीक है। तो दोनों का धर्म ही डिफरेंट था। उस टाइम तो ऑटोमन ने कंट्रोल कर लिया तो लोग भी चुपचाप बैठ गए कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन उनको जब रियलाइज हुआ कि नहीं, हम लोग तो लॉन्ग अगो बहुत फ्री थे इनसे, तो इन स्टेट्स में जो है ऑटोमन से अलग होने के लिए वॉर्स स्टार्ट हो गई। अब इन लोगों के अंदर कहाँ से फीलिंग आनी शुरू हो गई कि हमने अलग होना है, बेसिकली द आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म, यानी रोमांटिसिज्म जो था कि मेरा जो, मैं कभी फ्री था और मेरी लैंग्वेज ये थी। और इस चीज़ को इन्फ्लुएंस पता है कहाँ से हुए थे, रोमानिया से।
जब रोमानिया में इस चीज़ को लेके देखा इन्होंने कि रोमांटिसिज्म की फीलिंग वहाँ बहुत ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस कर गई है कि हम भी साल्व्स हैं, या हमारी लैंग्वेज सेम है, या हमारी कल्चर जो है वो ऑटोमन से बहुत अलग है, तो हम उनके साथ नहीं रह सकते। तो वहाँ का इम्पेक्ट जो है बाकी की स्टेट्स पे भी पड़ा, जहाँ पे कि साल्व्स की जो ट्रेडिशन था, कल्चर था या लैंग्वेज थी, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही थी। तो इसीलिए इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम मिलके बाल्कन स्टेट्स जो हैं वो अलग हो जाएंगी, किससे? ऑटोमन एम्पायर से। तो ऑटोमन से अलग होने का ये जो टाइम पीरियड था ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव था, क्योंकि धीरे धीरे सब कोई ऑटोमन के अगेंस्ट जो है वो कॉन्स्पिरेंसीज कर ही रहा था ताकि वो इंडिपेंडेंस को गेन कर ले। पर यहाँ पे इतनी आसानी से भी ऑटोमन एम्पायर ने जाने नहीं दिया सब कुछ। उसने बहुत कोशिश की कि जो वो वीक होता जा रहा है वो वापस से अपने आप को स्ट्रेंथन करे। इसके लिए उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज भी किया, उसने इंटरनल रिफॉर्म्स भी किए कि कंट्री उससे अलग ना हो जाए, पर बहुत ही थोड़ी सक्सेस उसको मिली। लेकिन फिर भी जो स्पार्क एक फायर बन गया था वो बंद नहीं हुआ, उसको किसी तरह से भी कूल डाउन नहीं किया जा सका। तो वन बाय वन ये जितनी भी स्टेट्स थी बाल्कन की, ये धीरे धीरे इनसे टूटने लगी और इन्होंने अपनी जो इंडिपेंडेंस है उसको डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। पॉलिटिकल राइट्स आ गए हैं तो ये इलेक्शन लड़ भी सकते हैं, कंटेस्ट करेंगे, वोट करेंगे, फिर इसके बाद ये पॉलिटिकल पार्टीज भी फॉर्म कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात ये गवर्नमेंट भी बना सकते हैं। तो धीरे धीरे इन लोगों को जो आज़ादी मिली उसके लिए क्या इनका मेन थिंग था कि इनको रियलाइजेशन हुआ कि हम इनसे अलग हैं, हमारी लैंग्वेज अलग है, हमारा धर्म अलग है। इन लोगों ने हमें, मोनार्की ने जो अपने कंट्रोल के अंडर किया था, अब हम इनसे अपने आप को आज़ाद करते हैं, सब्जुगेटेड बाय द फॉरेन पावर्स। तो इसका मतलब हमने अपनी आज़ादी इनके अगेंस्ट जो है वो घोषित कर दी है। अब इस तरह से ऑटोमन से तो ये आज़ाद हो गए, लेकिन इनकी अदर प्रॉब्लम भी यहाँ पे इमर्ज हो गई। अब बाल्कन्स जो हैं, जो स्लाविक्स हैं, जो साल्व्स थे नेशनलिस्ट, उनका अपनी डिफाइन करने के लिए आइडेंटिटी जो है वो स्ट्रगल शुरू हो गया। इसके बाद ये एरिया इंटेंस जो है टेंशन का कारण बन गया। अब इसीलिए क्यों कारण बन गया? क्योंकि इनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जब एक्सेस में हो गई थी तो वो इंपीरियलिज्म में कन्वर्ट हो गई और ये लोग क्या कर रहे थे? एक दूसरे से जेलस, एक दूसरे के अगेंस्ट थे। और मोस्टली इनका क्या मन करता था कि हम जितनी ज्यादा टेरिटरी हो सके अपने हाथ में ले लें। अब एक तो ये दिक्कत आ गई कि ये आपस में लड़ रहे हैं। इसके अलावा एक और बड़ी दिक्कत ये आ गई कि जो आसपास की बड़ी बड़ी यूरोपियन पावर्स थी ना, जब उन्होंने देखा कि ऑटोमन भी इनके कंट्रोल से ये निकल गई हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ट्रेड रूट के ऊपर सिचुएटेड है, तो इनके ऊपर कैप्चर करने के लिए सब यूरोपियन नेशंस जो बड़े बड़े थे उनकी नजर आ गई। चाहे वो रशिया था, जर्मनी था, इंग्लैंड था, ऑस्ट्रिया था, इटली था, इवन इन सबकी नजर भी इनके ऊपर आ गई। तो ये पूरी तरह से अपना कंट्रोल जो है इस एरिया के ऊपर एस्टेब्लिश करना चाहते थे। तो इसके कारण ही, क्योंकि बाल्कन के ऊपर कंट्रोल एस्टेब्लिश करने के लिए बड़ी बड़ी कंट्रीज यूरोपियन जो है आ गई थी, तो इनके पहले तो धीरे धीरे छोटी छोटी सीरीज ऑफ वॉर हुई, लेकिन फिर भी जब ये सेटिस्फाइड नहीं हुए तो फाइनली ये कन्वर्ट हो गई इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और इसीलिए माना जाता है कि नेशनलिज्म की फीलिंग जब पेयर्ड हुई विद किसके साथ? इंपीरियलिज्म के साथ, तो क्या हो गया? डिजास्टर हो गया यूरोप में 1914 में, क्योंकि तब यहाँ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई और वर्ल्ड जो है मेजर एरिया को ऑक्यूपाई करने के लिए लड़ाई में आ गया। पर बाल्कन ने दूसरों को आइडिया भी दिया। अब जैसे इंडिया भी तो कभी ना कभी इनकी कॉलोनी था ना इंग्लैंड की, तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई तो उसके बाद जो भी इनकी कॉलोनीज थी 19th सेंचुरी में, उन्होंने इनका कंट्रोल अपोज करना शुरू कर दिया। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेंगे इंडिया का, इंडिया ने ब्रिटिशर्स को जो है अपोज करना शुरू हो गया कि अब तुम यहाँ से चले जाओ। तो एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स जो है यहाँ पे डेवलप हो गई, क्योंकि हर जगह में लोगों के दिलों में नेशनलिज्म की फीलिंग आ गई थी, ताकि वो फॉर्म कर सकें एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट। और हम सब में क्या फीलिंग उस टाइम जागी? सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस या कलेक्टिव नेशनल यूनिटी। अपनी नेशनल मूवमेंट्स के साथ रिलेट कर रही हूँ। अगर यहाँ पे कोई मूवमेंट लॉन्च की गई है इंडिया में, तो मुझे पता है दैट इज टू गेन द इंडिपेंडेंस। मुझे स्वराज चाहिए, मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए, उसके लिए है। और किसके अगेंस्ट? इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म में हमारे यहाँ पे इंपीरियल शक्ति कौन थी? दैट इज द ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और बाल्कन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा एरिया को कैप्चर करना, एंड में कंक्लूजन क्या निकलता है कि लोगों के ऊपर बाहर भी
यूरोप से बाहर भी ये आइडिया स्प्रेड हो गया नेशन स्टेट्स का, और बहुत सारी जो नेशंस थी जिनके ऊपर इंग्लैंड या बाकी फ्रांस या और किसी ने आके अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश किया था, उनके वहाँ पे भी नेशनलिज्म की फीलिंग स्टार्ट हो गई और उन्होंने भी कोशिश किया कि हम अपने आप को इनसे आज़ाद करा लें। और उसी का ही नतीजा था कि हम इंडियंस ने भी अपने यहाँ पे उसके बाद 1914 के बाद पीक पे जो है सारी मूवमेंट्स को स्टार्ट किया ताकि हम भी अपने आप को इनसे आज़ाद करा लें। तो ये था नेशनलिज्म इन यूरोप का लास्ट लेक्चर। बाकी के लेक्चर्स के लिए आप एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर देख लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। तो जल्दी ही मिलते हैं एक और नए चैप्टर और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए एजुकेशन कंटिन्यू रखिए और अपना खूब ध्यान रखिए। टेक केयर।